हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फाइनली जो अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हम लीगेसी का जो टॉपिक दिया हुआ है उसको यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली इसमें समझेंगे कि जो 1980 में जो इलेक्शन होता है उसके बाद इंदिरा गांधी क्या हो जाती है, इंदिरा गांधी का एक तरीके से रिटर्न होता है यहाँ पर, राइट। तो क्या ये जो इलेक्शन है क्या केवल ये बता रहा है कि इंदिरा गांधी का रिटर्न हो रहा है, या फिर इसके कुछ और मायने भी है। यहाँ पर इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कुछ और भी बता रहा है। वो बैकवर्ड कास्ट के बारे में क्या बता रहा है, और जो कास्ट पॉलिटिक्स है इंडिया में जो कास्ट पॉलिटिक्स रही है उसमें किस तरीके की इंपॉर्टेंट चीज़ों को ये हाईलाइट कर रहा है कि कास्ट के जो एसोसिएशंस हैं पार्टीज़ के साथ वो किस तरीके से चेंज होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी बेसिकली हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। एंड लास्ट टॉपिक है, इसके साथ पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यही उठाया गया है, बट वॉज इट ओनली अ केस ऑफ रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी। क्या 1980 में जो हमने इलेक्शन में रिजल्ट देखा कि जनता पार्टी हार जाती है क्योंकि लोग रिजेक्ट कर देते हैं एक इनस्टेबल गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं और दोबारा से इंदिरा गांधी को क्या करते हैं, वोट करते हैं। ठीक है, तो क्या केवल ये एक दोबारा से यही बोला जा रहा है कि क्या केवल एक व्यक्ति का रिटर्न है, क्या दोबारा से कांग्रेस का रिटर्न की पूरा 1980 का जो इलेक्शन है उसमें से केवल और केवल क्या इंदिरा गांधी की रिटर्न ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए, या इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, तो ये हम समझेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें कांग्रेस किस तरीके से, ओल्ड कांग्रेस जो थी वो एक अलग तरीके से काम कर रही थी, और जो न्यू कांग्रेस थी, जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी वो एक अलग तरीके से काम कर रही थी। कैसे चेंज हुआ यही बेसिकली समराइज़ किया हुआ है। ठीक है, देखो ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है लास्ट चैप्टर में, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर क्या बताया गया। 1969 ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे, द कांग्रेस पार्टी हैड स्टार्टेड शेडिंग इट्स कैरेक्टर एज एन अम्ब्रेला पार्टी विच अकोमोडेटेड लीडर्स एंड द वर्कर्स ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजिकल डिस्पेंसेशंस एंड व्यू पॉइंट्स। 1969 ऑनवर्ड से अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी में क्या हो जाता है, कांग्रेस पार्टी की जो छवि थी, जो एक इमेज थी, कांग्रेस पार्टी क्या थी, अम्ब्रेला पार्टी थी। अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग एक साथ थे, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग सोसाइटी के लोग एक तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, है ना। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सपोर्ट करते थे कांग्रेस को, और अलग अलग लीडर्स भी वहाँ पर थे, राइट। एंड अलग अलग एक तरीके से डिफरेंट आइडियोलॉजिकल डिस्पेंसेशंस एंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के लोग कांग्रेस में थे। दैट इज़ वाई कांग्रेस को एक आइडियोलॉजिकल और एक सोशल फैक्शन के तौर पर देखा जाता था, या इसको अम्ब्रेला पार्टी भी बोलते थे, या इसको एक तरीके से ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी के नाम से भी बोला जाता था। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। द कांग्रेस पार्टी नाउ आइडेंटिफाइड इटसेल्फ विद अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी क्लेमिंग टू बी द ओनली सोशलिस्ट एंड द प्रो पुअर पार्टी। क्या बोला जा रहा है, धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे यहाँ पर इंदिरा गांधी क्या करती है, इंदिरा गांधी मतलब पूरी की पूरी जो पार्टी है उसमें एक शिफ्ट आता है, स्प्लिट हो जाता है, और कांग्रेस ओ बन जाती है और दूसरी तरफ कांग्रेस आर बन जाती है। तो फिर यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो इंदिरा गांधी की जो पार्टी है विच इज़ कांग्रेस आर, वो क्या हो जाती है, वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, क्लेमिंग टू बी ओनली सोशलिस्ट एंड प्रो पुअर पार्टी। तो वो क्या हो जाती है, सोशलिस्ट पार्टी हो जाती है और साथ ही साथ में प्रो पुअर पार्टी हो जाती है, राइट। तो क्या बोला गया, इन दी अर्ली 1970s द कांग्रेस पॉलिटिकल सक्सेस डिपेंडेड ऑन attracting people on the basis of the sharp social and the ideological divisions and the appeal of one leader which was इंदिरा गांधी। क्या बोला जा रहा है कि अर्ली 1970s में अगर आप देखोगे 1970s में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस का जो पॉलिटिकल सक्सेस था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, एक बहुत ही ज़्यादा एक स्पेसिफिक सोशल फैक्शंस पर, प्रो पुअर पॉलिसीज़ पर और आइडियोलॉजिकल डिविजन्स पर, कि भाई सोशलिज्म को ही फॉलो करना है, और एक ही लीडरशिप थी जैसे कि इंदिरा गांधी। ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी सब कुछ एक तरीके से डिसाइड कर रही थी बिकॉज शी वॉज द सुप्रीम लीडर ऑफ द पार्टी, राइट। तो विद द चेंज इन द नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी अदर अपोजिशन पार्टीज रिलाइड मोर एंड मोर ऑन व्हाट इज नोन एज द नॉन कांग्रेसिज्म। तो एक तरफ कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस अम्ब्रेला पार्टी से धीरे धीरे चेंज हो गई थी किसमें, एक ऐसी पार्टी में जिसकी एक ही प्रकार की आइडियोलॉजी है विच इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, और जो ज़्यादातर प्रो पुअर पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही है, और जिसमें एक ही लीडरशिप है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है विच इज़ इंदिरा गांधी।
इस तरीके से कांग्रेस में चेंज आ गया। इसी के चलते अपोजिशन पार्टीज़ में चेंज कैसे आया, और जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने क्या अडॉप्ट करा, द आइडिया ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब क्या है कि जो डिवीज़न है, नॉन कांग्रेस वोट में जो डिवीज़न हो रहा है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, यानी सारी अपोजिशन पार्टीज़ को एक साथ आना पड़ेगा और कांग्रेस को हराना पड़ेगा। यही सेम टू सेम चीज़ हमने जब 1977 में जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें भी हमने देखी, एंड इसकी वजह से क्या होता है, जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो थी। ऑब्वियस सी बात है कि पार्टी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पार्टीज़ के नेचर में चेंज आ रहा है ना। पार्टीज़ के नेचर में चेंज आ रहा है कि एक तरफ क्या है, कांग्रेस के नेचर में चेंज आ रहा है, दूसरी तरफ अपोजिशन अपने आप को और ज़्यादा यूनाइट करने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज़ तो हो ही रही थी, साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो पार्टी पॉलिटिक्स में चेंज हो रहा था। क्या हो रहा था, द इशू ऑफ द वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड कास्ट ऑल्सो बिगेन टू डोमिनेट द पॉलिटिक्स सिंस 1977। ये है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि एक तरफ क्या है हो रहा है, एक तरफ हो रहा है कि कांग्रेस और जनता पार्टी इनके बीच में कंपटीशन है। ये चीज़ तो हमने देखी 1977 के इलेक्शन में देखी है ना, ये चीज़ हमने देख ली। लेकिन साथ साथ में 1977 के बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर आता है पार्टी सिस्टम में, इंडिया के पॉलिटिक्स में, वो फीचर क्या आता है, कास्ट पॉलिटिक्स का। वो किसका फीचर आता है, कास्ट पॉलिटिक्स का। हम देखते हैं कि जो बैकवर्ड कास्ट का जो वेलफेयर है ना, वो डोमिनेट करने लगता है इंडिया की पॉलिटिक्स को। कब से, 1977 से। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? एज वी सॉ द रिजल्ट्स ऑफ 1977 इलेक्शंस वर एटलीस्ट पार्टली ड्यू टू अ शिफ्ट अमंग द बैकवर्ड कास्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्या बोला जा रहा है कि 1977 इलेक्शंस का जो रिज़ल्ट हमने देखा जिसमें जनता पार्टी जीत जाती है, उसका पार्टली जो रिज़ल्ट है, एक रीज़न तो इमरजेंसी की वजह से जो नॉर्थ इंडिया में जो अब्यूज़ ऑफ पावर था उसकी वजह से तो था ही, साथ ही साथ में नॉर्थ इंडिया में जो बैकवर्ड कास्ट है वो शिफ्ट कर गई। शिफ्ट कैसे कर गई? यहाँ पर हमने देखा कि बैकवर्ड कास्ट क्या करने लगी, जो खास तौर पर जो अदर बैकवर्ड कास्ट थी वो धीरे धीरे क्या करने लगी, जनता पार्टी की तरफ अलाइन होना उन्होंने चालू कर दिया। ठीक है, जनता पार्टी में जो अलग अलग लीडर्स थे उनको सपोर्ट करना उन्होंने चालू कर दिया। इनिशियली किसकी तरफ सपोर्ट करते थे वो लोग, कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। लेकिन 1977 के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स में जो बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो ये है कि कास्ट पॉलिटिक्स में चेंज आता है। एक ऐसी कास्ट जो पहले कांग्रेस को सपोर्ट करती थी वो धीरे धीरे अपनी जो सपोर्ट है शिफ्ट कर रही है, और किसको दे रही है अपनी सपोर्ट, जनता पार्टी की तरफ। ठीक है, और यही सेम टू सेम चीज़ हम असेंबली इलेक्शंस में भी देखते हैं जो 1977 के बाद होते हैं। ठीक है, तो अगेन द नॉर्दर्न स्टेट्स इलेक्टेड द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन विच द लीडर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट प्लेड द इम्पॉर्टेंट रोल। यानी देखो, जो स्टेट में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, स्टेट असेंबली में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर भी जो बैकवर्ड कास्ट के जो लीडर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए काफ़ी सारी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में भी क्या हो रहा है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार बन रही है, क्योंकि जो बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड कास्ट के जो हमारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। राइट, समझ में आया? तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। ओवरऑल आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि पहले पॉलिटिक्स में, यहाँ पर पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं कि कास्ट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाती है। धीरे धीरे कास्ट का इन्फ्लुएंस इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एक तरफ ओबीसी अपना जो ग्रुप है वो शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एलिजेंस को एक तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी पार्टीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बैकवर्ड कास्ट के जो लीडर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड कास्ट के लीडर्स भी आगे आकर जो स्टेट में जो पॉलिटिक्स है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के आसपास इसी समय में इशू ऑफ रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस बिकेम वेरी कंट्रोवर्शियल इन बिहार एंड फॉलोइंग दिस मंडल कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय जनता पार्टी। क्या होता है कि इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि कास्ट और क्लास यहाँ पर, ठीक है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, जो अदर बैकवर्ड क्लास है जिसको ओबीसी कहते हैं, ठीक है, जिसको पहले रिजर्वेशन में नहीं रखा गया था, तो बाकी सारी की सारी जो एक तरीके से कास्ट थी उनको हम लोगों ने क्या क्लब कर दिया, उनको बोल दिया कि ये सारी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। क्या बोल दिया उनको, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। ठीक है, तो फिर इनका रिजर्वेशन का इशू बहुत ज़्यादा बिहार में उठने लगा, आवाज़ उठने लगी कि ओबीसीज़ को भी रिजर्वेशन देना चाहिए, बिकॉज वो भी रिजर्वेशन डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इशू चला। तो फिर जो उस समय जेपी गवर्नमेंट होती है, मतलब जनता पार्टी की जो सरकार होती है, वो क्या करती है, वो वहाँ पर इस पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के लिए मंडल कमीशन की अपॉइंटमेंट करती है। और मंडल कमीशन क्या है, मंडल कमीशन ये देखती है कि रिजर्वेशन, क्या ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, और अगर दिया जाना चाहिए तो फिर
कितने परसेंट तक दिया जाना चाहिए, ये सारे इश्यूज देखते हैं। एंड इसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह अपनी रिपोर्ट में जो मंडल कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करती है। बट जनता पार्टी की जो सरकार है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि हमें पता है 1980 में जब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस गवर्नमेंट वहाँ पर आ जाती है। राइट, समझ में आ गया? तो ये चीज़ें हैं। So, the elections after the emergency set off the process of this change in the party system. तो 1980 में जो इलेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली जो प्रोसेस ऑफ दिस चेंज है, मतलब 1977 इलेक्शन का जो है, 1977 में जो इलेक्शंस होते हैं वो ये चेंज बता रहे हैं। पार्टी सिस्टम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि जो जनता पार्टी है वो ओबीसीज़ के इश्यूज़ को आगे रखने के लिए एक तरीके से डेडिकेटेड नज़र आती है। एंड ओबीसीज़ भी कोशिश करते हैं कि जनता पार्टी के रहते हुए ही वो लोग क्या कर सके, अपने लिए रिजर्वेशंस वगैरह एक तरीके से वो इसका अरेंजमेंट कर सके। बट ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाती है, कांग्रेस सरकार आ जाती है। एंड कांग्रेस सरकार एक तरीके से ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए कोई स्टेप नहीं उठाती। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं लीगेसी कि 1977 में जो इलेक्शन हुआ, 1980 में जो हमने चेंजेस देखे, इंदिरा गांधी दोबारा से आती है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल इंदिरा गांधी का रिटर्न है। नहीं भाई, कास्ट पॉलिटिक्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। काफ़ी सारे जो बैकवर्ड कास्ट के जो लीडर्स हैं वो भी आने लगे हैं इंडिया की पॉलिटिक्स में। और साथ ही साथ जो कास्ट में जो एलिजियंस था, अदर बैकवर्ड जो क्लासेस है वो किसकी तरफ शिफ्ट होने लगी है, जनता पार्टी की तरफ। ठीक है, पहले कांग्रेस की तरफ थी। राइट, उसके बाद अगर आप देखोगे, इमरजेंसी एंड द पीरियड अराउंड इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज अ पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। तो इमरजेंसी और जो उसके आसपास का जो पीरियड है इसको क्या डिस्क्राइब किया गया है कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का पीरियड है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मतलब क्या है भाई, क्योंकि इट हैड दिस ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल ओवर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। क्या बोला जा रहा है, देखो जो इमरजेंसी का टाइम है, इमरजेंसी से पहले की बात कर ले तो उसमें हमने देखा जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में बहुत लंबे टाइम तक कन्फ्लिक्ट चला, फंडामेंटल राइट्स को लेकर, डीपीएसपीस को लेकर कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है कि वो क्या सब कुछ अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। सारी चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने, डिबेट समझी हम लोगों ने। इसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बोला जा रहा है कि संविधान भी एक तरीके से, संविधान में क्या हो रहा है, संकट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 3 ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहा है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में टकराव आ जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस ये बताया गया है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। और ये भी बोला जा रहा है कि हर कोई अपनी अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा और तीनों ऑर्गन्स क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन जब कन्फ्लिक्ट चला तो क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट के चलते हुए इनके बीच में भी क्या होने लगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इसलिए आने लगा क्योंकि एक दूसरे के बीच में कहाँ पर, यहाँ पर क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, जो तीनों के तीनों ऑर्गन साथ मिलकर के काम करना चाहिए था, एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस करना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी चाहिए थी, संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए था, वो चीज़ यहाँ पर अफेक्ट होती हुई दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो एक तरफ क्या था, इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी था, और दूसरी तरफ क्या चल रहा था, दूसरी तरफ यहाँ पर चल रहा था पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस क्या था, द पार्टी इन पावर हैड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड येट इट्स लीडरशिप डिसाइडेड टू सस्पेंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। पॉलिटिकल क्राइसिस मतलब राजनीति में एक तरीके से संकट। क्यों है भाई, इसीलिए है क्योंकि जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, उसकी लीडरशिप ने क्या डिसाइड करा कि वो क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, द मेकर्स ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन ट्रस्टेड दैट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वुड बेसिकली अबाइड बाय द डेमोक्रेटिक नॉर्म। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी वो डेमोक्रेटिक तरीके से देश को चलाएगी, है ना। इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी व्हेन द गवर्नमेंट वुड यूज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इट वुड बी विदिन द नॉर्म्स ऑफ, इट वुड यूज़ इट विदिन द नॉर्म्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। वो ये सोच रहे थे कि अगर कोई सपोज़ पार्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इमरजेंसी में यूज़ करती भी है तो भी वो डेमोक्रेटिक तरीके से यूज़ करेगी उसको, और वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली यूज़ करेगी। बट यहाँ पर क्या हुआ, दिस एक्सपेक्टेशन लेड टू द वाइड एंड द ओपन एंडेड पावर्स गिवन टू द गवर्नमेंट इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। इसीलिए क्योंकि वो सोच रहे थे कि भले ही इमरजेंसी क्यों ना दे दी गई हो, इमरजेंसी में पावर्स दे दी गई हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को कोई भी पार्टी जब भी होगी तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से ही यूज़ करेगी। इस तरीके से सोचा गया, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए यूज़ करेगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ, नहीं। दीज वर एब्यूज्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो सारी चीज़ें सोची थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने जो सारी चीज़ें सोची थी वो उल्टी हो गई। ठीक है, कम्प्लीटली अपोजिट हो गई।
क्योंकि उस समय कांग्रेस ने क्या करा, अब्यूज़ ऑफ पावर करा, राइट। रूल ऑफ लॉ को यहाँ पर वॉयलेट करा कि किसको अरेस्ट करना है, किसको अरेस्ट नहीं करना, ये कैसे डिसाइड किया जा रहा था, पॉलिटिकल कंसिडरेशन से डिसाइड किया जा रहा था। कैसे डिसाइड किया जा रहा था, पॉलिटिकल कंसिडरेशन से डिसाइड किया जा रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी चीज़ें फेयर तरीके से तो हो नहीं रही थी, तो मतलब रूल ऑफ लॉ को यहाँ पर क्या किया जा रहा था, वॉयलेट किया जा रहा था। देयरफॉर दिस पॉलिटिकल क्राइसिस वाज मोर सीरियस देन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो उस समय जो हमारी पॉलिटिक्स में क्राइसिस दिखाई दिया कि हमारे लीडर्स सोच के चल रहे थे कि देखो हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी कंट्री आएगी तो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट होकर के आएगी। अगर वो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट होकर के आएगी तो भले ही इमरजेंसी पावर उसके हाथ में क्यों ना हो, क्योंकि उसको पता है कि कुछ समय के बाद इलेक्शंस में उसको लड़ना है, चुनाव लड़ना है, तो वो अपनी अब्यूज़ पावर नहीं करेगी, पावर को कभी भी अब्यूज़ नहीं करेगी, ऐसा हमारे लीडर्स सोच रहे थे। बट क्या ऐसा हुआ? नहीं। उनको कभी भी पता नहीं था कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसके पास मेजॉरिटी है, इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ जो आई है, वो क्या करेगी, पूरी डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर देगी कुछ समय के लिए एंड अपनी पावर्स को मिसयूज़ करेगी। ठीक है, तो इसी चीज़ की वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, इंडिया में ये राजनीतिक क्राइसिस है कि इंडिया में जो पार्टीज़ हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, वो क्या करी, वहाँ पर अपनी डेमोक्रेसी को उन्होंने क्या करा, एक तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया और पूरे देश की भी डेमोक्रेसी में पूरे देश में जो डेमोक्रेटिक तरीके से सिस्टम चल रहा था उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करा। ठीक है, इसके अलावा जो एक और क्रिटिकल इशू है इमरजेंसी पीरियड में जो हमने देखा, वो क्या है, वो है मास प्रोटेस्ट का इशू, जो कि जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है। क्या हो रहा था, एक देयर वाज अ क्लियर टेंशन, किसके बीच में थी टेंशन भाई, इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी क्या होती है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंस्टीट्यूशन का मतलब है कुछ संस्थान, जैसे पार्लियामेंट क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। एंड पार्लियामेंट बेस्ड डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि उसमें कुछ भी होगा तो डिस्कशन एंड डिबेट के जरिए हम अपने कानून वगैरह डिसाइड करेंगे, है ना। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ कौन सी डेमोक्रेसी चल रही थी इमरजेंसी के दौरान, स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन, एक सड़क पर भी डेमोक्रेसी चल रही थी। ठीक है, एक सड़क पर भी डेमोक्रेसी चल रही थी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो रहा था जेपी मूवमेंट में, जो अभी हमने देखा बिहार में, गुजरात में जो मूवमेंट चल रही थी वो क्या थी, वो दूसरी प्रकार की डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन था, वो था स्पॉन्टेनियस, दैट इज़ पॉपुलर पार्टिसिपेशन था स्पॉन्टेनियस तरीके से। और एक तरफ क्या होता है, एक तरफ डेमोक्रेसी में क्या है, पार्लियामेंट भाई फंक्शन कर रही है, उसमें लीडर्स डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और तब जा करके कानून बनाए जा रहे हैं लोगों की बेनिफिट के लिए। दूसरी तरफ क्या है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मास प्रोटेस्ट हो रहा है, और जो पार्लियामेंट में लीडर्स बैठे हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आपने क्या करा, फेल करा, और जिस स्लोगन के साथ आए थे आप, गरीबी हटाओ स्लोगन के साथ आए थे, आपने वो फुलफिल ही नहीं करा। और उस समय जो भी क्राइसिस थी उसको एक तरीके से गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा दिया कि जितने भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उस समय, ठीक है, इंस्टीट्यूशन जितने भी थे वो एक तरीके से क्या हो गया, फेल हो गया और लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहा है। चाहे पार्लियामेंट की बात करें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, कैबिनेट की बात करें, ये सारे क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इसके बीच में डिबेट चल रहा था, राइट। तो इशू क्या है, इशू यही है कि लोकतंत्र चलेगा तो लोकतंत्र में दोनों चीज़ें होती है, एक तो इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी भी होती है, एक प्रोटेस्ट बेस्ड डेमोक्रेसी भी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। और उस समय क्या हो रहा था, उस समय जो क्राइसिस था वो ये था कि जो प्रोटेस्ट बेस्ड डेमोक्रेसी है वो इतनी ज़्यादा हो रही थी कि इसकी वजह से इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी अफेक्ट हो रही थी। ठीक है, सड़कों पर प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा हो रहे थे कि इसकी वजह से सरकार अपना काम करने में उनको दिक्कतें आ रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू था जो हमने वहाँ पर अंडरस्टैंड करा कि इस समय जो हमारा इमरजेंसी का पीरियड है उससे हमने क्या समझा। पहली चीज़ तो ये समझी कि इट वाज नॉट जस्ट अबाउट रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी, उसमें हमने देखा कि इस समय बैकवर्ड कास्ट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी है इंडिया की पॉलिटिक्स में, उनके वेलफेयर के लिए भी क्या होने लगा है, सरकार कुछ काम करने लगी है ना। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हमने देखा और पॉलिटिकल क्राइसिस किस तरीके से था वो भी हमने देखा, और साथ ही साथ में जो इमरजेंसी का पीरियड था वहाँ पर मास प्रोटेस्ट किस तरीके से हो रहे थे इंडिया में, ये चीज़ भी हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करी है। ठीक है, तो यहाँ तक इस तरीके से क्या हो जाता है, इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर लगभग हम लोगों ने क्या हो ही गया अब तो। ठीक है, तो लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बॉक्स है, ठीक है, एक सेकेंड, सबसे लास्ट वाला बॉक्स कौन सा है,
जैसे जगजीवन राम के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है, तो थोड़ा सा इन बॉक्सेस को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। जगजीवन राम के बारे में बात करें तो वो फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के लीडर थे। कहाँ से? बिहार से। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे ये इंडिया के 1977-1979। जब मोरारजी देसाई क्या थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो उस समय जगजीवन राम क्या थे? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी थे ये। साथ ही साथ में ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंस 1952 टिल हिज डेथ। ठीक है, पार्लियामेंट के भी मेंबर ये रहे। इसके अलावा लेबर मिनिस्टर भी थे। इंडिया में जो फर्स्ट मिनिस्ट्री बनी थी ना फ्री इंडिया में, तो उसमें क्या थे ये? जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर के तौर पर भी काम कर रहे थे। इसके अलावा और भी अदर मिनिस्ट्रीज उन्होंने हेल्ड करी है। एंड ही वॉज अ वेरी गुड स्कॉलर, और साथ ही साथ में काफ़ी एस्ट्यूट एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी कि इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर भी ये थे। ठीक है। तो इस तरीके से जगजीवन राम के बारे में तो हमने समझ लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीडर आते हैं चौधरी चरण सिंह, राइट। तो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे इंडिया के 1979 से 1980, यानी कि लगभग कुछ 4-5 महीने के लिए ये प्रधानमंत्री के तौर पर रहते हैं। इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो फ्रीडम फाइटर। पॉलिटिक्स, जो यूपी की पॉलिटिक्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे ये, और ये रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो भी एक तरीके से फार्मर की फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है। इसके बाद ही लेफ्ट द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को वो छोड़ते हैं और एक अपनी नई पार्टी बनाते हैं, भारतीय लोकदल। क्या बनाते हैं? भारतीय लोकदल बनाते हैं। कौन से ईयर में? 1967 में। ठीक है। कांग्रेस को छोड़ते हैं और एक नई पार्टी बनाते हैं। ठीक। इसके बाद ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं यूपी के 2 बार, राइट। एंड ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ जनता पार्टी। जनता पार्टी के फाउंडर्स थे ये भी। काफ़ी अलग अलग फाउंडर है, जैसे मोरारजी देसाई भी है, और उसमें से चौधरी चरण सिंह भी है। तो ये सारे लोग थे। इसके अलावा वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के, एंड होम मिनिस्टर भी थे 1977-1979 में। एंड ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ लोक दल। तो जो लोक दल के फाउंडर थे वो कौन है? वो एक तरीके से चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो लास्ट हमारे लीडर है वो रहते हैं मोरारजी देसाई, जिनके बारे में हमें समझना है। मोरारजी देसाई भी एक फ्रीडम फाइटर थे, गांधीयन लीडर थे। खादी को एक तरीके से वो प्रमोट करते थे। पैथी जो है उसमें भी उसको भी प्रमोट करते थे। और प्रोहिबिशन का जो आइडिया है, लिकर को छोड़ना, ये सारी चीज़ें, उसको भी वो प्रमोट करते थे। इसके बाद चीफ मिनिस्टर थे ये बॉम्बे स्टेट के। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ये रहे 1967 से 1969, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो फिर हमने अंडरस्टैंड करा है मोरारजी देसाई क्या थे, 67 से 69 के बीच में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। फिर कांग्रेस ओ को वो ज्वाइन करते हैं जब कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हो जाता है। और 1977 से 1979 के बीच में पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो नॉन कांग्रेस पार्टी से आते हैं, एंड ही वॉज फ्रॉम जनता पार्टी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। इस तरीके से चैप्टर यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। आई होप अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर बिगिन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।